हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू 2023। कितने घंटे नहीं क्या पढ़ना पर जोर टॉप एमसीक्यू बेस चल रहा है। आज की वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं, तो आप उसे सिलसिलेवार तरीके से देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कारआमद और मुफीद है। किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए मुफीद एग्ज़ाम क्वेश्चन हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं ये। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन रहेगा 21वां क्वेश्चन है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। मानवीय एतबार से शायर की कौन सी सिन्फ का हर शेर अपनी जगह एक इकाई की हैसियत रखता है? मसनवी, गज़ल, कसीदा या नज़म? तो गज़ल है जिसका हर शेर मुकम्मल इकाई होता है, यानी एक शेर में जो बात कह दी वो दूसरे शेर में नहीं होती, यानी जुदागाना हैसियत रखता है हर शेर। एक शेर में अलग बात होगी, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, फिर अगला शेर होगा तो उसमें दूसरी बात होगी। तो इसकी हम व्याख्या भी देखते हैं। गज़ल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका हर शेर मानी के लिहाज से मुकम्मल होता है और जुदागाना हैसियत रखता है, यानी एक शेर में जो बात कह दी वो दूसरे शेर में नहीं होगी। एक मुकम्मल गज़ल में कम से कम 5 इशार हो सकते हैं, ज़्यादा की कोई पाबंदी नहीं है, ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। आगे है, मीर और सौदा का दौर उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहलाता है। मीर को खुदाए शुकन, शहंशाह गज़ल और कुनूतियत का इमाम कहा जाता है और शायर बेदिमाग भी इनको कहा जाता है। मीर तकी मीर के बारे में हमने कल पढ़ा था कि लखनऊ में पैदा हुए और आगरा में इनका इंतकाल हुआ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को गज़ल का बाबा आदम कहा है। इमामुल मुतगज़लीन हसरत मोहानी को कहा जाता है और शहंशाह तागज़ल मोमिन खां मोमिन को कहा जाता है। तागज़ल बोलते हैं मामला बंदी, यानी आशिक और माशूका के बीच जो दरमियानी जो गुफ्तगू बातचीत होती है उसे तागज़ल कहा जाता है। गालिब, ज़ौक़ और मोमिन का दौर जदीद उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहलाता है। आगे है, 19वीं सदी को गज़ल का इनकलाबी दौर कहा जाता है। गज़ल के इब्तदाई नुक़ूश यानी नमूने हज़रत अमीर खुसरो के कलाम में मिलते हैं, इनको हिंद का तोती कहा जाता है। तो ये गज़ल से मुतालिक अहम मालूमात थी। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, नाविल किस ज़बान के लफ्ज़ से निकला है? अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, अरबी या इतालवी? तो नाविल है जो इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं नया, यानी नाविल में शुरू से आखिर तक जो भी वाक़यात होते हैं वो बताए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाविल के बारे में हम देखते हैं व्याख्या समेत। तो नाविल है दोस्तों, नाविल इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जो नाविला से मुस्तक है, यानी लिया गया है, जिसके मानी है नया। ये नाम इसलिए रखा गया कि नाविल नई चीज़ थी। तो कदीम दास्तानें सुनाई जाती थी जो तवील होती थी। जैसे जैसे रिवायत बदलती गई, दिन बीतते गए, वैसे वैसे इसमें नई नई चीज़ें जुड़ती गई, उसी तरह नाविल जुड़ा। तो नाविल में हकीकत निगारी की अक्कासी भी नज़र आती है और शुरू से आखिर तक उसमें रब्त और तसलसल पाया जाता है। नाविल के बाद इसकी जगह अफ़साना ले लेता है, अफ़साना शॉर्ट स्टोरी जिसे अपन कहते हैं। तो नाविल उर्दू को अंग्रेज़ी अदब की देन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उर्दू में अंग्रेज़ी अदब के ज़ेर असर उर्दू में ये नाविल दाखिल हुआ है। अगला है, मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में या लाहौर में? कल हमने देखा था कि मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ के अंदर।
यानी लखनऊ में तो ये पैदा हुए थे और आगरा में इनका इंतकाल हुआ था। तो मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रामा इंद्र सभा का सने तसनीफ़ क्या है? 1852, 1850, 1854, 1856। तो 1852 में इनका सने तसनीफ़ है ड्रामा इंद्र सभा की। 1852 में ये तसनीफ़ की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी नज़्म नून मीम राशिद की है? भूखा है, बंगल, सबा वीरा, आवारा या तन्हाई? तो राइट आंसर होगा हमारा सबा वीरा। तो नून मीम राशिद यानी इनका पूरा नाम था नज़र मोहम्मद राशिद, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनकी जो अहम मालूमात हैं, नून मीम राशिद 1910 में पैदा हुए, 1975 में इनका इंतकाल हुआ। नज़र मोहम्मद राशिद गुजरानवाला के रहने वाले थे। अपनी जवानी के दौर में वह कुछ अरसे तक खाकसार तहरीक से भी मुतासिर यानी प्रभावित रहे। आगे है जदीद फ़ारसी शायरी नस्र में इनकी अहम किताब हैं। मुहावरा पहला शेरी मजमुआ है। ईरान में अजनबी ये भी शेरी मजमुआ है। ला इंसान ये शेरी मजमुआ है। और गुमान का मुमकिन ये भी शेरी मजमुआ है। ज़िंदगी से डरते हो, हुस्न, कोज़ागर, सबावीरा इनकी अहम नज़में हैं। नारसाई, ना पहुँच पाना या नाकामी। आगे है हेच यानी बेमानी या बेहकीकत। फसील, दीवार या चार दीवारी। तो ये कुछ मानी अल्फाज हैं, तो ये भी आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। अगला है आमद किस सिनत का जुज़ है? जुज़ यानी हिस्सा है। मर्शिया का है, कसीदे का है, नज़म का है या मसनवी का है? तो आमद है तो ये मर्शिया का जुज़ है। मर्शिया के बारे में आपको ध्यान में रखना है। मर्शिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो रसा से मुस्तक है, जिसके मानी रोने, रुलाने या वस्फ़ मैयत के हैं। शायरी की इस्तिलाह में मर्शिया इस नज़म को कहा जाता है जिसमें किसी की वफ़ात पर इज़हार गम किया जाए और उसके औसाफ बयान किए जाएं। मर्शिया की दो किस्में हैं। करबलाई मर्शिया जिसमें वाक़यात करबला और शहीद करबला का ज़िक्र हो, यानी वह मर्शिया जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों का ज़िक्र हो। एक होता है शख्सी मर्शिया जो किसी शख्स की वफ़ात पर लिखा गया है, जैसे गालिब की वफ़ात पर हाली का मर्शिया और आरिफ की वफ़ात पर गालिब का मर्शिया। उसी तरह हम देखते हैं तो दाग की वफ़ात पर इकबाल का मर्शिया। जब दाग का इंतकाल हुआ तो हाली अल्लामा इकबाल ने उन पर मर्शिया लिखा। उसी तरह अपनी मरहूम माँ के ऊपर अल्लामा इकबाल ने मर्शिया लिखा था। अगला है चेहरा, तमहीद, इसराफ़ा, रुखसत, आमद, राजिज़, रज़्म, मैदान जंग, शहादत और बैन या मातम मर्शिया के अज़ाए तरकीबी हैं। इनकी तरतीब आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता है मर्शिया मुसद्दस की हैयत में लिखा गया। हैयत बोलते हैं बनावट को, मुसद्दस बोलते हैं 6 मिसरे वाली नज़म को। जो मर्शिया होता है मुसद्दस की हैयत में लिखा जाता है, यानी 6 मिसरों के अंदर मर्शिया लिखा जाता है। जो बहुत मशहूर हुआ, इसको मुसद्दस की शक्ल सौदा ने अता की और ये अज़ाए तरकीबी हैं जो मीर ज़मीन ने अता किए थे। तो मर्शिया के जो अज़ाए तरकीबी मीर ज़मीन ने अता किए, मीर खालिक, फ़सीह, ज़मीर, मीर अनीस और मीर दबीर मर्शिया के मशहूर शायर हैं। अनीस मीर खालिक के बेटे थे और दबीर मीर ज़बीर के शागिर्द थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। अनीस को उर्दू मर्शिया निगारी का बादशाह कहा जाता है। मावाजना अनीस दबीर शिबली की तनकीदी तसानीफ़ भी है।
انیس اور دبیر کا دور اردو مرثیے کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ اگلا کویشچن ہے مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر، غزل کا سب سے اچھا شعر، وہ شعر جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے، وہ شعر جو مطلع کے بعد آئے۔ تو مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے ہم مطلع کہتے ہیں، غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جو مقطع کہلاتا ہے۔ تو ہمارا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ وہ شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو اسے مقطع کہا جاتا ہے، یعنی آخری شعر کہا جاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور غزل کا سب سے اچھا شعر شاہ بیت یا بیت الغزل کہلاتا ہے۔ اگلا کویشچن دیکھتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے قصیدہ کن لوگوں کی ایجاد ہے؟ مصریوں کی، عربوں کی، ایرانیوں کی یا ہندوستانیوں کی؟ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا قصیدہ ہے جو عربوں کی ایجاد ہے۔ تو عربی قصیدہ ہے جو عرب سے ایران آیا، ایران میں فارسی میں قصائد لکھے گئے اور ایران کے راستے یہ ہندوستان میں آیا اور اردو میں مقبول ہوا۔ تو قصیدے کے بارے میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی یعنی شابدک ارتھ مغز غلیظ یا غاڑہ مغز کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا خضوع بیان کی جائے، یعنی کسی کی تعریف یا برائی کی جائے۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو قصد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں ارادہ کرنے کے ہیں۔ قصیدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تمہیدیہ اور خطابیہ۔ تمہیدیہ قصیدے میں شاعر ممدوح کی تعریف سے تسبیح اور غریز کے اشعار پیش کرتا ہے۔ خطابیہ میں شاعر سیدھے ہی ممدوح کی تعریف بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی تمہید اور غریز پیش نہیں کرتا، ڈائریکٹ تعریف کر دیتا ہے۔ مضمون کے لحاظ سے قصیدے کی چار قسمیں ہیں، مدحیہ، ہجویہ، واعظیہ اور بیانیہ۔ تسبیب یا تمہید، تسبیب کو ہی تمہید کہتے ہیں یعنی پرستاونا کہتے ہیں۔ غریز، مدح، ہجو، غرضے، مطلب اور دعا قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہیں، ان کا کرم آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ سودا کو قصیدہ نگاری کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ تزاحی کے روزگار ان کا مشہور قصیدہ ہے جو آپ کے سلیبس میں بھی دے رکھا ہے۔ تو انہوں نے 39 مدحیہ اور 4 ہجویہ قصائد بطور یادگار چھوڑے ہیں۔ ذوق سودا کے بعد دوسرے سب سے بڑے قصیدہ نگار گزرے ہیں۔ ان کے تمام تر قصائد یہ قصیدے کی جمع ہیں، تو قصائد بہادر شاہ ظفر اور اکبر شاہ ثانی کی شان میں ملتے ہیں۔ ان کے بعد غالب اور مومن نے بھی قصیدے لکھے۔ محسن کاکوری کو نعتیہ قصیدہ گوئی کا امام کہا جاتا ہے۔ بادشاہی اور درباردار کا خاتمہ قصیدے کے زوال کا سبب ہوا، اس میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو نے اہم بھومکا ادا کی ہے۔ اگلا کویشچن ہے ذوق کا پورا نام کیا تھا؟ شیخ امام بخش، شیخ محمد ابراہیم، شیخ ابراہیم محمد یا محمد ابراہیم شیخ؟ تو شیخ محمد ابراہیم ذوق ان کا تخلص ہے، تو شیخ محمد ابراہیم ان کا اصل نام تھا۔ اس کی ویاخیا ہم دیکھتے ہیں۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق 1854 میں پیدا ہوئے، 1789 میں پیدا ہوئے، 1854 میں ان کا انتقال ہوا۔ ذوق کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم تھا، 1789 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1854 میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ سودا کے بعد قصیدہ نگاری میں ان کا دوسرا مقام ہے۔ شاہ نصیر الدین ذوق کے استاد تھے۔ بہادر شاہ ظفر ذوق کے شاگرد تھے، یعنی ان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ملک الشعراء بہادر شاہ ظفر کے ذریعے ذوق کو دیا گیا خطاب ہے۔ درباری شاعر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ خاقان ہند بہادر شاہ ظفر کے ذریعے ذوق کو دیا گیا خطاب ہے۔ اب ان کی کچھ اہم غزلیں ہیں جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ سے پوچھی جاتی ہے۔ پہلا مصرع دے دے گا اور دوسرا مصرع آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو ان کی غزل ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلیں، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔
तो ये जो का शेर है। दूसरी गज़ल है इनकी, वक्त पेरी शबाब की बातें ऐसी हैं जैसी ख्वाब की बातें। तो ये भी ज़ोक का शेर है, तो आपको इसको अच्छे से देखें और अदीब काफ़ी से इनकी पहचान करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया तो पेड कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आपको MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे। 50 से 100 क्वेश्चन हर यूनिट के इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हम फाइनल क्वेश्चन भी आपको देंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप टेट की एग्ज़ाम और UPSC RPSC की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके नोट्स भी हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। ये क्वेश्चन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, RPSC फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, और जो भी बड़ा एग्ज़ाम है उन सभी के लिए कारआमद और मुफीद है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।